मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में मेहर या डोवर पर चर्चा कर रहा हूँ। आज हम मेहर के सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने मेहर की परिभाषा और आवश्यक उद्देश्य पर चर्चा की थी। उससे यह स्पष्ट है कि मेहर स्त्री पक्षकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। मेहर की विषय वस्तु के रूप में धनराशि या संपत्ति का चयन किया जाता है। किंतु इसके लिए दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि पहला तो वह विषय वस्तु अस्तित्व में होनी चाहिए, मस्ट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डिसाइड। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुड्स की परिभाषा में, माल शब्द की परिभाषा में आने वाला कोई भी विषय वस्तु मेहर के रूप में पक्षकारों के द्वारा तय की जा सकती है। संविदा अधिनियम के साथ आपने सेल एंड गुड्स एक्ट पढ़ा है या पढ़ेंगे, और उसमें गुड्स शब्द को परिभाषित किया गया है, जिससे अर्थ होता है कि ऐसी विषय वस्तु जिसकी कोई कीमत हो। तो इस तरह से अस्तित्वाधीन कोई भी विषय वस्तु के रूप में मेहर तय किया जा सकता है, जिसमें भूमि, भवन, के साथ साथ धनराशि जो कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, कंपनी के शेयर आदि, एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम में कोई भी सर्टिफिकेट है, एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में भी यदि हो तो वह भी मेहर के रूप में तय की जा सकती है। इसी तरह यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो व्यापार में क्रय विक्रय का सामान, कोई पशु विशेष जिसमें ऊंट, घोड़ा, भैंस आदि जो अधिक कीमत के पशु हैं। इसी तरह मोहम्मद साहब की यदि बात करें तो उन्होंने 3 चीज़ें मेहर के रूप में तय करने का निर्देश दिया था। कुरान की शिक्षा, 2 मुट्ठी पिंड खजूर और 1 ज्योति जोड़ा भी मेहर के रूप में तय किए जा सकते हैं। यदि हम ऐसी विषय वस्तु की बात करें जो
तय नहीं की जा सकती। तो सुन्नी विधि के अनुसार 3 तरह की विषय वस्तु के रूप में मेहर तय नहीं किया जा सकता, जिसमें पहला है जो अस्तित्व में न हो तय करते समय, दूसरा है पति द्वारा व्यक्तिगत सेवा पत्नी को किया जाना, और तीसरा है मुस्लिम धर्म में अमान्य वस्तुएं, जिनमें मदिरा या जुए का सामान और सुअर आदि जो हैं वो प्रतिबंधित हैं, जिनको मेहर के रूप में तय नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम बात करें शिया विधि की, तो अगर कोई ऐसी विषय वस्तु है जो बहुत संभवतया अस्तित्व में आने वाली है शीघ्र ही, जैसे अगले वर्ष की फसल, तो वह मेहर के रूप में तय की जा सकती है। और इसी तरह जो सुन्नी विधि में पति द्वारा पत्नी की व्यक्तिगत सेवा प्रतिबंधित है, वो यदि एक निश्चित समय सीमा के भीतर दिए जाने का तथ्य हो तो वह शिया विधि में मान्य है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यदि धनराशि के रूप में मेहर तय किया जा रहा है तो अधिकतम सीमा की यदि हम बात करें तो यह सुन्नी विधि में तो न्यूनतम है 10 दिरहम, और हनफी सुन्नी विधि में और मलकी सुन्नी विधि में 3 दिरहम जो है वो न्यूनतम धनराशि मेहर के रूप में तय की जा सकती है। इसी तरह यदि हम बात करें अधिकतम धनराशि के बारे में, तो शिया विधि में 500 दिरहम अधिकतम धनराशि मेहर के रूप में तय की जा सकती है, जो कि मोहम्मद साहब की एक सुन्ना के रूप में मान्य है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी पुत्री फातिमा के विवाह में 500 दिरहम तय किए थे। इसलिए शिया परंपरा के अनुसार 500 दिरहम से अधिक तय करना अच्छा नहीं समझते हैं। अगर हम बात करें कि 1 दिरहम की कीमत क्या होगी, तो यदि हम इसे चांदी के सिक्के के रूप में देखें तो यह एक 2.97 ग्राम का चांदी का सिक्का होता है। और यदि हम केस लो की बात करें तो आसमा बीबी बनाम अब्दुल का 1909 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसाइडेड केस है, जिसमें 1 दिरहम की कीमत 3 से 4 रुपए के समान 1909 में तय की थी। तो ये एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप कीमत निकाल सकते हैं, जो लगभग 3 ग्राम चांदी की कीमत से गुणा करके निकाली जा सकती है। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में ये अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा दोनों ही एक तरह से अमान्य मानी जाती हैं, और पक्षकार जो भी मेहर के रूप में तय करते हैं उसे सामान्यतया मान्य माना जाता है और पक्षकार को दिलवाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अवध लॉज एक्ट 1876 की, जो लखनऊ और फैजाबाद के इलाकों में प्रचलन में है, और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर राज्य मेहर अधिनियम 1920, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रचलन में है। इन दोनों अधिनियमों में यह व्यवस्था की हुई है कि न्यायालय पक्षकारों द्वारा तय रकम नहीं दिलवा सकता, बल्कि पति की
आर्थिक स्थिति का ध्यान रखकर पति की औकात में जो धनराशि होगी वह दिलवाएगा। अर्थात अगर पति की औकात की राशि अधिक होती है और पक्षकारों ने कम तय कर ली तो न्यायालय अधिक राशि नहीं दिलवा सकता, जो तय है वही राशि दिलवाएगा। लेकिन यदि तय राशि पति की हैसियत से अधिक है तो न्यायालय पति की हैसियत की धनराशि ही पक्षकार को दिलवाता है। यह इन दो अधिनियमों में व्यवस्था प्रावधान किया हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है कनीज कासिम बनाम हाजी हुसैन का, जो 1978 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है इसी विषय पर, जिसमें पक्षकारों ने 14,000 रुपये रकम धनराशि जो है मेहर के रूप में तय की थी, लेकिन न्यायालय ने शिया स्त्री को केवल मात्र 500 रुपये, 14,000 रुपये तय रकम की बजाय 500 रुपये ही मेहर के रूप में दिलवाए थे। तो ये केवल मात्र व्यवस्था इन दो अधिनियमों के लागू होने वाले क्षेत्रों में ही है। बाकी संपूर्ण भारत में न्यायालय पक्षकारों के द्वारा तय की गई मेहर ही दिलवाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न मेहर के इंक्रीज और डिक्रीज पर भी पूछा जाता है। तो मेहर में यदि वृद्धि की बात करें तो वृद्धि करने का अधिकार पति को होता है। वह विवाह के दौरान कभी भी स्वेच्छा से मेहर में वृद्धि कर सकता है, और जब पत्नी उस पर अपनी सहमति प्रदान कर देती है तो वह संविदा की शर्तों में शामिल हो जाता है और नई मेहर जो है वह पुराने मेहर के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाती है। किंतु यदि हम मेहर में कमी की बात करें तो चूँकि प्रतिकूल प्रभाव स्त्री पर पड़ रहा है कमी का, इसलिए मेहर में कमी करने का अधिकार स्त्री पक्षकार को होता है, जिसे हम हिबाए मेहर के रूप में जानते हैं। यह जो हिबाए मेहर है यह पत्नी अपने पति के पक्ष में भी कर सकती है और पति की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में भी कर सकती है। किंतु इसकी 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला कि वह स्त्री वयस्क और स्वच्छित होनी चाहिए। वयस्क का अर्थ यहाँ पर 18 वर्ष की आयु से है। दूसरा, स्त्री की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इस पर न्यायालय विशेष ध्यान जो है देते हैं। और तीसरा है लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी छूट को यदि हम केस लॉ की बात करें तो दादा मियाँ बनाम हलीमुन्निसा का 1942 का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसाइडेड केस है, जिसमें पति की मृत्यु हो जाती है और पति की डेड बॉडी के सामने ही स्त्री जो है विलाप करते हुए इस तरह का वार्तालाप करती है कि मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो, मुझे मेहर के रूप में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं संपूर्ण मेहर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इस वार्तालाप के आधार पर उत्तराधिकारियों ने मेहर हिबाए मेहर का दावा किया, लेकिन न्यायालय ने ऐसी सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना, क्योंकि स्त्री उस समय सोचने समझने की अवस्था में नहीं थी। इसी तरह का एक विवाद है जो शाह बानो बनाम इफ्तिखार मोहम्मद का 1956 का कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। इस विवाद में पति जो है वो पत्नी की तरफ बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, उदासीन था, और पत्नी जो है वो पति का अट्रैक्शन पाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव देती है कि वह मेहर जो है वो हिबा कर देगी। तो इस बात को पति के द्वारा अपने पक्ष में उठाया गया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इस स्थिति में
हिबाए मेहर को लागू करना न्याय और साम्या के विरुद्ध है, क्योंकि स्त्री जो है वो पति का प्यार पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, किंतु इस मामले में हिबाए मेहर नहीं माना जाएगा। तो यह आज चर्चा हमने मेहर में वृद्धि और कमी की तथा मेहर के रूप में धनराशि में अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा और मेहर के रूप में जो वर्जित विषय वस्तु हैं और जो तय की जाने वाली विषय वस्तु हैं, इन पर चर्चा की। कल हम मेहर के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।